हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग करियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन लेके आया हूं। पिछली क्लास की तरह आज की क्लास के अंदर भी बहुत ही शानदार जबरदस्त एमसीक्यू हैं और आज के एमसीक्यू केवल और केवल ओबीजी सब्जेक्ट से हैं। तो आज हम धुआंधार क्लास करेंगे ओबीजी के लिए। ओबीजी के कुछ एमसीक्यू जो आपके केजीएमयू और यूपीपीएससी एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिल सकते हैं। और आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो जुड़ जाइए अपने सेशन के साथ में। सभी लोग जुड़ जाइए और मन के साथ में एमसीक्यू की क्लास को लेना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला एमसीक्यू आज की क्लास का। एमसीक्यू फर्स्ट पहली आज की क्लास का। हाँ जी। देखिए, नए एमसीक्यू मिलेंगे कुछ आज की क्लास में जो आपको पीछे की क्लास में नहीं देखने को मिले होंगे, या फिर आपको कहीं भी सुने नहीं होंगे आपने। ऐसे कुछ एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, इनको विद रेशनल हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला एमसीक्यू है अपने पास। आज की क्लास का पहला एमसीक्यू बोल रहा है कि पहला एमसीक्यू बोल रहा है, इसमें देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्यूवर, यानी कि एक मैन्यूवर की बात की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्यूवर परफॉर्म्ड फॉर शोल्डर डिस्टोसिया। शोल्डर डिस्टोसिया वाली कंडीशन में कौन से मैन्यूवर को यूज किया जाता है? कौन सा इसमें से मैन्यूवर है जिसको हम यूज करते हैं शोल्डर डिस्टोसिया वाली कंडीशन में? तो दोस्तों, आपको पता होगा शोल्डर डिस्टोसिया कौन सी कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के दौरान। शोल्डर डिस्टोसिया हो गया है, बेबी डिलीवर नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में हम कौन सा मैन्यूवर यूज करेंगे? कौन सा मैन्यूवर यूज करेंगे? तो देखिए यहाँ पे कौन से मैन्यूवर हैं। देखिए यहाँ पे एक मैन्यूवर है आपके पास, एमसी रोबर्ट मैन्यूवर। क्या हम एमसी रोबर्ट मैन्यूवर को यूज करते हैं? क्या हम एमसी रोबर्ट मैन्यूवर को यूज करते हैं? दूसरा, रूबिन मैन्यूवर। एक मैन्यूवर का नाम है, मैं बताऊंगा अभी ये क्या होता है इसके अंदर। दूसरा मैन्यूवर का नाम है रूबिन मैन्यूवर। क्या हम इसको यूज करते हैं? तीसरा ऑप्शन है अपने पास बोथ ए एंड बी। क्या हम इन दोनों को यूज करते हैं? या फिर एक ऑप्शन और है लास्ट में, लियोपोल्ड मैन्यूवर। ये चार मैन्यूवर हैं। चारों मैन्यूवर से कौन सा मैन्यूवर यूज किया जाता है? कौन सी कंडीशन में? शोल्डर डिस्टोसिया वाली कंडीशन में। चलिए बिना देरी लगाए मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। इसका आंसर सही होने वाला है कौन सा? सी, ऑप्शन सी, ए एंड बी। एमसी रोबर्ट मैन्यूवर भी यूज करते हैं हम शोल्डर डिस्टोसिया में, और रूबिन मैन्यूवर को भी यूज किया जाता है शोल्डर डिस्टोसिया के अंदर। लियोपोल्ड मैन्यूवर हम थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर करते हैं। हम इसको करने का मतलब क्या है, पर्पज क्या है? लियोपोल्ड मैन्यूवर को क्यों यूज करते हैं? हम क्या करते हैं, कुछ मैन्यूवर किए जा रहे हैं उनके द्वारा हम असिस्ट करते हैं। क्या असिस्ट करते हैं? फीटल प्रेजेंटेशन को। फीटल प्रेजेंटेशन को पता किया जाता है। इसके बाद हम पता कर सकते हैं फीटल लाई को। फीटस की लाई कौन सी है उसको पता कर सकते हैं। बच्चे का एटीट्यूड क्या है? बच्चे का एटीट्यूड क्या है? इसको पता कर सकते हैं लियोपोल्ड मैन्यूवर से। और हम एक चीज और पता कर सकते हैं इसी के द्वारा, इंगेजमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इंगेजमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये सारे के सारे चीज हम पता कर लेंगे किसके द्वारा? लियोपोल्ड मैन्यूवर के द्वारा। लियोपोल्ड मैन्यूवर तो देखिए कुछ अलग ही, कुछ हम फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज किया जा रहा है ना। थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज किया जा रहा है इसको। क्यों कर रहे हैं? फीटल प्रेजेंटेशन, फीटल लाई, एटीट्यूड और एंगेजमेंट को पता करने के लिए किया जा रहा है। हम इसको शोल्डर डिस्टोसिया में यूज नहीं कर रहे हैं। शोल्डर डिस्टोसिया में कौन सा मैन्यूवर यूज किया जाता है? शोल्डर डिस्टोसिया में एमसी रोबर्ट मैन्यूवर यूज किया जाता है और दूसरा रूबिन मैन्यूवर यूज किया जाता है। तो दो आपको नाम याद होने चाहिए शोल्डर डिस्टोसिया के लिए, कौन से मैन्यूवर यूज करते हैं हम। एक एमसी रोबर्ट मैन्यूवर, दोनों ही साइंटिस्ट के नाम है जिनके नाम पे ये दिए गए हैं। और दूसरा रूबिन मैन्यूवर। चलिए देखते हैं कि करके होते क्या है ये। सबसे पहले हम देख रहे हैं एमसी रोबर्ट मैन्यूवर। एमसी रोबर्ट मैन्यूवर, ये जो मैन्यूवर करता हुआ यहाँ पे एक फीमेल नर्स, दूसरे फीमेल जो डिलीवर कर रही है बेबी को, उसको क्या करा रही है? एक मैन्यूवर के द्वारा शोल्डर डिस्टोसिया के अंदर क्या करा रही है? डिलीवरी करा रही है शोल्डर की, है ना। उसको हम बोल रहे हैं कौन सा मैन्यूवर? एमसी रोबर्ट मैन्यूवर। इसके अंदर किया क्या जा रहा है? इसके अंदर जो फीमेल है उसको हम क्या दे रहे हैं?
उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बोथ लेग्स जो हैं उनको फ्लेक्स कर रहे हैं, उसके लेग्स को क्या कर रहे हैं, फ्लेक्स, फ्लेक्स किधर, उसके एब्डोमेन की तरफ कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से उसके पेल्विस में रोटेशन होगा। रोटेशन की वजह से जो अलाइनमेंट होगा सैक्रम का, वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग अलाइनमेंट में आ जाएगा सैक्रम, और ओपनिंग क्या हो जाएगी उसकी, जो बर्थ कैनाल की ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, है ना, वाइड हो जाएगी। और ऐसा होते ही क्या करना है आपको, जो सुप्रा प्यूबिक यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसके ऊपर से प्रेशर अप्लाई करना है, और जैसे ही प्रेशर अप्लाई करोगे तो फीटस का एंटीरियर शोल्डर क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। क्या होगा, एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाएगी, किसके, बच्चे की। यानी कि जो एमसी रोबर्ट मैन्युवर है, याद रखना, एमसी रोबर्ट मैन्युवर, एमसी रोबर्ट मैन्युवर क्यों यूज कर रहे हैं इसको, एमसी रोबर्ट मैन्युवर को यूज किया जाता है, यूज इन शोल्डर डिस्टोसिया। किसमें यूज करते हैं, यूज्ड इन शोल्डर डिस्टोसिया, शोल्डर डिस्टोसिया, शोल्डर डिस्टोसिया वाली कंडीशन में यूज किया जाता है ये, शोल्डर डिस्टोसिया वाली कंडीशन में यूज किया जाता है ये। शोल्डर डिस्टोसिया में क्यों यूज कर रहे हैं इसको, तो याद रखना है, शोल्डर डिस्टोसिया में क्यों यूज कर रहे हैं इसको, बच्चे के, बच्चे के जो मतलब अपना फीटस है, उस फीटस को डिलीवर करने के लिए क्या किया जा रहा है, इसको एमसी रोबोट मैन्युवर को यूज किया जा रहा है। तो शोल्डर डिस्टोसिया में तो एमसी रोबोट मैन्युवर भी करते हैं और रूबिन मैन्युवर भी करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो डिफरेंस को पता करने के लिए आपको याद रखना है, इसमें शोल्डर डिस्टोसिया में तो यूज किया जा रहा है, बट किसके लिए, टू डिलीवर द, टू डिलीवर द, टू डिलीवर द एंटीरियर शोल्डर, एंटीरियर शोल्डर, एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी कराने के लिए जो मैन्युवर यूज किया जा रहा है, उस मैन्युवर को हम नाम क्या दे रहे हैं, उसको नाम दिया जा रहा है क्या, एमसी रोबर्ट मैन्युवर। नाम क्या दे रहे हैं उसको, एमसी रोबर्ट मैन्युवर नाम दिया जा रहा है। क्लियर दोस्तों, याद रखना है एमसी रोबर्ट मैन्युवर को क्यों यूज किया करते हैं हम, शोल्डर डिस्टोसिया वाली कंडीशन में यूज किया जाता है। और क्यों यूज करते हैं इसको, तो बताइए आपको क्यों यूज कर रहा है, एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के लिए यूज कर रहे हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ना। चलिए दूसरा देख रहे हैं, रूबिन मैन्युवर को क्यों यूज करते हैं। तो रूबिन मैन्युवर को यूज करने का क्या पर्पज है, तो रूबिन मैन्युवर जो होता है, रूबिन मैन्युवर सीधे समझ लीजिए, इसमें सबकी पूरी रामायण नहीं पढ़नी है आपको। जो रूबिन मैन्युवर है इसको क्यों यूज करते हैं, इसको भी यूज किया जाता है, यूज्ड इन शोल्डर डिस्टोसिया वाली कंडीशन में, शोल्डर डिस्टोसिया वाली कंडीशन में यूज किया जाता है। बट क्यों यूज करते हैं, टू डिलीवर द, टू डिलीवर द, टू डिलीवर द पोस्टीरियर शोल्डर, पोस्टीरियर शोल्डर, बच्चे के पोस्टीरियर शोल्डर को डिलीवर कराने के लिए जो मैन्युवर यूज किया जा रहा है, उस मैन्युवर को हम कौन सा मैन्युवर बोलते हैं, रोबिन मैन्युवर बोलते हैं। और एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी करानी है तो हम एमसी रोबोट मैन्युवर को यूज करते हैं। क्लियर दोस्तों, आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं, जो नेक्स्ट ऑप्शन था अपने पास लियोपोल्ड मैन्युवर। मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ, उसके जरिए आपको क्लियर करा देता हूँ। ये क्या है, अपने पास लियोपोल्ड मैन्युवर है, एक डायग्राम है, जिनको हम बोल रहे हैं लियोपोल्ड मैन्युवर। क्या बोल रहे हैं इनको, लियोपोल्ड मैन्युवर बोल रहे हैं। तो देखिए लियोपोल्ड मैन्युवर कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के हम लियोपोल्ड मैन्युवर होते हैं, तो 4 टाइप्स होते हैं इसके, कितने, 4 टाइप्स होते हैं, तो दिख रहे होंगे आपको। फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्युवर जो होता है उसको नाम देते हैं फंडल ग्रिप। क्या नाम देते हैं, फंडल ग्रिप नाम दिया जाता है। और फीमेल के फंडस रीजन को पालपेट करके पता लगाया जाता है बेबी की पोजीशन के बारे में, बेबी की पोजीशन के बारे में, बेबी की लाई के बारे में पता लगाया जाता है। कौन सा मैन्युवर में, फंडल या फिर फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्युवर में यूज करते हैं इसको। तो देखिए 4 लियोपोल्ड हैं, फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्युवर, सेकंड लियोपोल्ड मैन्युवर, थर्ड लियोपोल्ड मैन्युवर, फोर्थ लियोपोल्ड मैन्युवर। आपसे नहीं पूछेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपसे पूछेगा फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्युवर का क्या नाम है। तो क्या आंसर करेंगे फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्युवर के लिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्युवर का नाम क्या है, तो फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्युवर का नाम होता है फंडल ग्रिप। क्या बोलते हैं इसको, फंडल ग्रिप बोलते हैं। सेकंड वाले को लेटरल ग्रिप बोलते हैं। लेटरल ग्रिप क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे अम्बलाइकस के लेटरल साइड पे दोनों हाथों से एग्जामिनर पालपेट करता है। फीमेल के अम्बलाइकस रीजन पे एग्जामिनर क्या करेगा, अपने दोनों हाथों का प्लेसमेंट करेगा, उसके बाद दोनों हाथों से क्या करेगा, उसको पालपेट करके देखेगा और बच्चे की लाई और प्रेजेंटेशन के बारे में
पता करेगा। इस लियोपोल्ड मैन्युवर को बोलते हैं सेकंड लियोपोल्ड मैन्युवर या फिर लेटरल ग्रिप। क्या बोला जाता है? लेटरल ग्रिप बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, पाउलिक ग्रिप क्या है? चलिए लियोपोल्ड थर्ड वाले का ही नाम क्या है? पाउलिक ग्रिप। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाला ये एग्जाम के अंदर, कौन सा? थर्ड वाला। ध्यान रखना है इसको, इसमें कंफ्यूजन भी होता है, मैं बताऊंगा अभी। पाउलिक ग्रुप को ही बोला जाता है पेल्विक ग्रिप। पेल्विक ग्रिप। चलिए पेल्विक ग्रिप तो दो हैं, एक तो पेल्विक ग्रिप लियोपोल्ड फोर्थ को भी बोलते हैं और पेल्विक ग्रिप लियोपोल्ड थर्ड को भी बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, लियोपोल्ड थर्ड को बोलते हैं पेल्विक ग्रिप सेकंड और लियोपोल्ड फोर्थ को बोलते हैं पेल्विक ग्रिप फर्स्ट। पेल्विक ग्रिप फर्स्ट, देखिए कंफ्यूजन वाला हो गया ना, चौथा वाला तो पेल्विक ग्रिप फर्स्ट है और पाउलिक ग्रिप है उसको बोलते हैं पेल्विक ग्रिप सेकंड। आई होप कि आपको दोनों चीज समझ में आई होंगी। ये नाम याद कर लीजिए इनका, पाउलिक ग्रिप और पेल्विक ग्रिप। तीन लियोपोल्ड मैन्युवर, लियोपोल्ड फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर और लियोपोल्ड फोर्थ के अंदर एग्जामिनर अपने दोनों हाथों का यूज करता है। दोनों हाथों से क्या करेगा? पाल्पेट करेगा फीमेल के एब्डोमेन को। लेकिन लियोपोल्ड थर्ड के अंदर, जिसको पाउलिक ग्रिप नाम दिया गया या फिर पेल्विक ग्रिप सेकंड नाम दिया गया है, उसके अंदर ओनली और ओनली एक हैंड के द्वारा एग्जामिनर क्या करेगा? पाल्पेट करेगा फीमेल के पेल्विस रीजन को, सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन को, और उसे एक हाथ में पाल्पेट करके देखेगा। अगर फीटस का हेड अगर एग्जामिनर के हैंड में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी इंगेजमेंट नहीं हुआ है। इंगेजमेंट अगर फीटस का हेड आ गया तो मतलब अभी पेल्विक में एंट्री नहीं हुई है। पेल्विक में एंट्री नहीं हुई है बच्चे के हेड की, इसलिए उसके हाथ में आ गया, इसका मतलब ये है कि इंगेजमेंट नहीं हुआ है। अगर बच्चे का हेड एग्जामिनर के हैंड में नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे का हेड है वो कहाँ जा चुका है? पेल्विक के अंदर जा चुका है और एंगेजमेंट हो चुका है। इसको एंगेजमेंट को पता करने के लिए हम यूज कर रहे हैं कौन सा? लियोपोल्ड थर्ड। और लियोपोल्ड थर्ड का ही दूसरा नाम पाउलिक ग्रिप या फिर पेल्विक ग्रिप सेकंड के नाम से जानते हैं। पेल्विक ग्रिप फोर्थ, सॉरी, जो पेल्विक ग्रिप फर्स्ट है उसी को बोला जाता है लियोपोल्ड फोर्थ बोला जाता है उसको, है ना। इसमें दोनों हाथों से पाल्पेट करके देखते हैं। चलिए ये आपको आई होप ये समझ में आया होगा। मैंने नहीं लिखाया है इसको, केवल आपको समझाया है, लिखा दिया है मैंने कुछ बच्चों को जो अभी रनिंग बैच में है, पीछे वाले बैच में, उन सबको पता है क्या होते हैं लियोपोल्ड मैन्युवर। सारे के सारे मैन्युवर मैंने सबको अच्छे से करा रखे हैं, है ना। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, और बाकी का मैं आगे इनको और एक्सप्लेन कर दूंगा, आगे मैं लिखा भी दूंगा किसी क्वेश्चन में, और बाकी मैं बच्चों को लिखा भी चुका हूँ। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा खराब ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, उसी में सबका फायदा है ना। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टाइम करेंगे खराब, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ज्यादा खराब कर टाइम खराब करने से, कंज्यूम करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। कस्टनर साइन इज एन इंडिकेशन ऑफ। कस्टनर साइन किसको इंडिकेट करता है? कस्टनर साइन क्या प्रेगनेंसी को इंडिकेट करेगा, या फिर प्लेसेंटल सेपरेशन को इंडिकेट करेगा, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को इंडिकेट करेगा, या फिर इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ को इंडिकेट करता है? दोस्तों याद कर लीजिए, कस्टनर साइन नया देखने को मिला है आपको। ये कस्टनर साइन होता क्या है? कस्टनर साइन, कस्टनर साइन देखने को मिलता है आपका किसमें? फीटल सेपरेशन वाले, प्लेसेंटल सेपरेशन वाली कंडीशन में, प्लेसेंटल सेपरेशन वाली कंडीशन में होता क्या है इसके अंदर? कस्टनर साइन के अंदर जब प्लेसेंटा क्या होगा? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सेपरेट होगा। सेपरेट कहाँ से होता है? फ्रॉम यूट्रस से, यूट्रस, यूट्रस से, या डेसिडुआ से भी बोल सकते हैं आप। यूट्रस की लेयर डेसिडुआ जो एंडोमेट्रियम कहलाएगी, इसको सेपरेट होने के बाद में उससे क्या होगा? सेपरेट होगा, डेसिडुआ से सेपरेट होगा या यूट्रस से सेपरेट होगा। सेपरेट होने के बाद में, सेपरेट होने के बाद में क्या होगा? यूट्रस, यूट्रस, यूट्रस के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट होगा, अपवार्ड चला जाएगा। यूट्रस कहाँ जाएगा? अपवार्ड, यानी कि उसपे जो वेट था 500 ग्राम का वेट था, जैसे ही वेट उससे कम होगा, 500 ग्राम का प्लेसेंटा उससे अलग होगा, वैसे ही यूट्रस का जो पोजीशन है वो क्या होगी? थोड़ी सी अप चली जाएगी। और जैसे ही पोजीशन की अप चली जाएगी तो देखने को मिलेगा जो प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा यानी कि अम्बलाइकल कॉर्ड, इधर ध्यान दे लीजिए सब, ये अम्बलाइकल कॉर्ड है, ये प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा कहाँ अटैच है? ये यूट्रस के साथ में, ये यूट्रस है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो यहाँ से सेपरेट होगा, ये ऊपर का यूट्रस है, और ये क्या है? प्लेसेंटा है, और ये अम्बलाइकल कॉर्ड है।
तो जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होगा यूट्रस से, तो यूट्रस क्या होगा, थोड़ा सा हल्का होगा, हल्का फील करेगा तो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा अम्बलाइकल कॉर्ड ऊपर नहीं जाएगी, अम्बलाइकल कॉर्ड की लेंथ सेम रहेगी। यूट्रस यानी फंडल हाइट तो इंक्रीज हो गई, बट बट अम्बलाइकल कॉर्ड की लेंथ थी वो बराबर है, वो अम्बलाइकल कॉर्ड की लेंथ बराबर है, यानी कि प्लेसेंटा ये है अभी, अब सेपरेट होते ही यूट्रस तो ऊपर चला गया, बट प्लेसेंटा वहीं पर है, प्लेसेंटा ऊपर नहीं गया यूट्रस के साथ में, तो यही इंडिकेशन करेगा कि प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका है, प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका है। और सेपरेट होने के बाद फ्रंटल हाइट इंक्रीज हो जाती है, बट प्लेसेंटा है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, वहां पे मतलब जहां सेपरेट होगा वहीं रहेगा, और अम्बलाइकल कॉर्ड की लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी अम्बलाइकल कॉर्ड की लेंथ है वो ऊपर को नहीं जाएगी, यानी थोड़ी सी नीचे को तो चली जाएगी, कम नहीं होगी, अम्बलाइकल कॉर्ड की लेंथ बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। तो यही साइन कहलाता है क्या, कस्टनर साइन। क्या कहलाता है, कस्टनर साइन कहलाता है। आई होप कि दोस्तों ये क्लियर हुए होंगे। कुछ और साइन है आपके जो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही स्पेसिफिक साइन। ये देखिए न्यू साइन है, आपको पहली बार शायद कुछ साइन इसमें देखने को मिलेंगे। कौन से साइन है, इस रेशनल के अंदर हम देख रहे हैं। सबसे पहले कस्टमर साइन हमने आपको बता दिया होता क्या है, साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। प्लेसेंटा को सेपरेट होने पर जो साइन हमको मिलता है वो कौन सा है, कस्टमर साइन। क्या होता है इसके अंदर, ऑन पुशिंग द यूट्रस अपवर्ड, यूट्रस क्या आपका किधर पुश होगा, प्लेसेंटा जैसे ही सेपरेट होगा तो यूट्रस है वो पुश होगा किधर, अपवर्ड की तरफ। डज नॉट मूव द कॉर्ड, बट कॉर्ड मूव नहीं करेगी, उसके साथ में कॉर्ड मूव नहीं करेगी, यानी कि उसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी, बढ़ जाएगी लेकिन कम नहीं होगी। और यही साइन है क्या, कस्टनर साइन। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। दूसरा एक देखिए यहाँ पे एक और स्पेसिफिक साइन लेके आया हूँ। स्पेसिफिक साइन क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, रोबर्ट साइन। क्या होता है दोस्तों रोबर्ट साइन, अर्लीस्ट साइन है इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ का। इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ अगर बच्चे की हो गई है तो उसमें सबसे पहले कौन सा साइन देखने को मिलेगा, कौन सा साइन देखने को मिलेगा, रोबर्ट साइन देखने को मिलेगा। उस बेबी का हम एक्सरे कराएंगे तो एक्सरे के अंदर जो उसकी ग्रेट ब्लड वेसल्स हैं, ग्रेट ब्लड वेसल्स बोले तो जो उसके पल्मोनरी आर्टरी और आउट है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, गैस की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। और यही साइन क्या कहलाता है, रॉबर्ट साइन कहलाता है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये। तीसरा साइन देखिए, ये भी स्पेसिफिक और न्यू साइन है आपके लिए। आजकल के एग्जाम को देखते हुए देखा है आपने नॉर्थ साइड का लेवल कैसा है, बहुत सारे न्यू साइन देखने को मिलते हैं, इसलिए ये नए साइन मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं। नए साइन में देखिए नेक्स्ट इंटरस्टिशियल लाइन साइन। क्या होता है ये, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अलग से डिस्क्राइब करूंगा, उसके अंदर बताऊंगा मैं इंटरस्टिशियल लाइन साइन क्या है ना। अभी आपको इतना ही याद कर लीजिए कि ये इंटरस्टिशियल लाइन साइन कहाँ देखने को मिलता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए एक और महत्वपूर्ण साइन, ब्लोब साइन। नहीं बताया होगा किसी ने आपको, मैं बता रहा हूँ ब्लोब साइन क्या होता है। ये भी एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। एब्डोमिनल, ये देखो इंटरस्टिशियल लाइन साइन क्या आता है, वो इंटरस्टिशियल लाइन साइन। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंटरस्टिशियल, जो आपने देखे होंगे जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके पार्ट होते हैं चार, उसमें से पहला पार्ट कौन सा होता है, इंटरस्टिशियल पार्ट होता है। उसके अंदर अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तब इंटरस्टिशियल लाइन साइन बोलते हैं उसको, तो है ना। ग्लोब साइन क्या होता है, ग्लोब साइन एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। तो दोनों ही प्रेगनेंसी अलग है, एक्टोपिक के ही दोनों दोनों अलग अलग साइड है, एक तो इंटरस्टिशियल साइड है और दूसरी एब्डोमिनल साइड है। एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में साइन देखने को मिलता है ग्लोब साइन, और इंटरस्टिशियल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है इंटरस्टिशियल लाइन साइन। क्लियर दोस्तों, आई होप कि आपको दोनों ही क्लियर हुए होंगे। दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में। कौन सी कंडीशन में, सीन इन ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। ग्लोब साइन कब दिखाई देता है, जब हम उसकी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे तो सोनोग्राफी के अंदर एक ओपनिंग दिखाई देगी आपको, एक ओपनिंग दिखाई देगी सोनोग्राफी के माध्यम से एब्डोमेन में। उसी ओपनिंग को बोला जाता है ग्लोब साइन। क्या बोला जाता है, ग्लोब साइन। आई होप दोस्तों कि आपको क्लियर हुए होंगे चारों साइन। और हमको क्वेश्चन का आंसर भी ऊपर मिल चुका है। क्वेश्चन का आंसर कस्टमर साइन कौन सी कंडीशन में देखने को मिल रहा था, प्लेसेंटल सेपरेशन वाली कंडीशन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। वैक्सीन से रिलेटेड है, प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते हैं, सारा का सारा आज मिल जाएगा। आज देख लीजिए
कभी भी फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, कौन सी नहीं दे सकते हैं, इसी के अंदर मैंने सब कुछ इन्वॉल्व कर दिया है। तो वैक्सीन दैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, क्वेश्चन क्या है अपना, वैक्सीन जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है प्रेगनेंसी के अंदर, कौन सी जो वैक्सीन है। चलिए पहले ऑप्शन है आपके पास एमएमआर, दूसरा है बैरिसेला जूस्टर, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है टीटी। कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लाइव वैक्सीन जो होती हैं, लाइव वैक्सीन जो होती हैं वो लाइव वैक्सीन क्या होती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। कब, इन प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी में जितनी भी लाइव वैक्सीन होती हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, लेकिन सारी की सारी तो नहीं होती है ना। चलिए इसमें से देखिए कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लाइव वैक्सीन एमएमआर भी है और बैरिसेला जूस्टर भी है। दोनों की दोनों ही क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि इसका आंसर जो क्या है, राइट कौन सा होने वाला है, सी। सी आंसर राइट होने वाला है, ये वाला आंसर इसका राइट है। यानी कि ऊपर की जो दोनों वैक्सीन है, ऊपर की जो दोनों वैक्सीन है उसको नहीं दे सकते प्रेगनेंसी के अंदर, लाइव वैक्सीन है। क्लियर दोस्तों। टीटी तो दिया जाता है, सबको पता है, टीटी की जगह डीटी कर दिया गया है, साथ में डिप्थी वो डीटी भी देते हैं उसको, डिप्थीरिया भी देते हैं साथ में, है ना। इसलिए अब टीटी अकेला नहीं, डी उसके साथ में लगता है, तो डी और टी दोनों ही दिए जाते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। चलिए रीजनल देखते हैं इसका। मैं पहले ही बता चुका हूं, देखो लाइव एटीन्यूएटेड जो बैक्टीरियल वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, कब, प्रेगनेंसी के अंदर। तो देख लीजिए वैक्सीन जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, वैक्सीन जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी, कौन सी है। देखिए इन्फ्लुएंजा, देखिए कौन सी है, इन्फ्लुएंजा क्या है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दूसरी एमएमआर, मीजल्स मम्स रुबेला, तीनों की तीनों क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नहीं दे सकते इनको भी। बैरिसेला भैया, बैरिसेला भी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जूस्टर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। बीसीजी वैक्सीन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ध्यान रखना इन सारी की सारी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। नेक्स्ट ये देखिए रोटा वायरस, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जापानी इंसिफलाइटिस, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अदर जो ओरल टाइफाइड वैक्सीन होती है, ओरल टाइफाइड की बात हो रही है, वो भी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गई, इन्फ्लुएंजा हो गई, इन्फ्लुएंजा। दूसरी एमएमआर, बैरिसेला, जूस्टर, बीसीजी, रोटा वायरस, जापानी इंसेफेलाइटिस और ओरल टाइफाइड वैक्सीन, ये सारी की सारी क्या रहेंगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेंगी प्रेगनेंसी के अंदर। चलिए और कौन सी वैक्सीन जिसको हम रिकमेंड नहीं कर सकते प्रेगनेंसी में, कौन सी वैक्सीन को रिकमेंड नहीं कर सकते प्रेगनेंसी के अंदर, तो उनको भी याद कर लीजिएगा। चलिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये इसको रिकमेंड नहीं करते हैं प्रेगनेंसी में। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड नहीं करते हैं, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी नहीं है, ध्यान रखना है, रिकमेंड नहीं करते लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी नहीं है। दूसरी येलो फीवर, ये भी रिकमेंड नहीं करते हैं बट कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, ध्यान रखना। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स में देखिए दो टाइप हैं, स्मॉल पॉक्स में दो टाइप हैं। एक तो स्मॉल पॉक्स प्री एक्सपोजर, स्मॉल पॉक्स होने से पहले, अगर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ है तब हम वैक्सीन दे रहे हैं प्रेगनेंसी में, तो नहीं दे सकते, ये तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है भैया। पोस्ट एक्सपोजर, स्मॉल पॉक्स हो गया उसके बाद में दे सकते हो, रिकमेंडेड है, अब ये रिकमेंडेड है, यहाँ पे तो आप दे सकते हो, है ना। पोस्ट एक्सपोजर में दे सकते हैं, प्री एक्सपोजर में स्मॉल पॉक्स प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दे सकते। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से रेबीज वैक्सीन, कौन सी, रेबीज वैक्सीन देखिए, ये जो रेबीज वैक्सीन है, क्या ये प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन कैन रिसीव रेबीज वैक्सीन इफ रिक्वायर्ड सच एज फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस, अगर उसको जरूरत है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस के रूप में इसको दे सकते हैं, उससे पहले हम रेबीज वैक्सीन को भी नहीं देते हैं। क्लियर दोस्तों, यह आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट देख लीजिए, इन्फ्लुएंजा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन रिकमेंडेड करते हैं सभी टाइप की प्रेगनेंसी में, ये तो वही रिकमेंडेड करते हैं, है ना। इन्फ्लुएंजा एक ऊपर देखा था, ये इनएक्टिवेटेड है, इनएक्टिवेटेड है इन्फ्लुएंजा, इनएक्टिवेटेड वाला हम रिकमेंड कर सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, हम इसको अलाउ कर सकते हैं। आई होप कि ये सारे के सारे आपको क्लियर हुए होंगे, जितने भी वैक्सीन है कौन सी दे सकते हैं और कौन सी नहीं दे सकते। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकिया रुब्रा इज, चलिए लोकिया से यानी कि परपेरियम पीरियड से क्वेश्चन आया हुआ है ये।
तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है कि लोकिया रुब्रा का क्या करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। क्या उसमें फॉल ऑर्डर देखने को मिलेगा, पिंक ब्राउन फिद फ्रेश ऑर्डर देखने को मिलेगा, या ब्लडी विद फसी ऑर्डर देखने को मिलता है, या फिर येलो फीवर देखने को मिलता है। तो लोकिया जो सीक्रेशन होते हैं, सीक्रेशन लोकिया आप बोलते किसको, जो सीक्रेशन होते हैं कहाँ कहाँ से सीक्रेशन आएंगे, वेजाइना के सीक्रेशन होंगे, सर्विक्स के सीक्रेशन होंगे, सर्विक्स के सीक्रेशन होंगे, एंड यूट्रस के सीक्रेशन होंगे। तीनों जगह के सीक्रेशन होते हैं। सीक्रेशन कहाँ कहाँ के हैं ये, वेजाइना के हैं, सर्विक्स के हैं और यूट्रस के सीक्रेशन है। इन तीनों सीक्रेशन जो आते हैं कब तक आते हैं ये, फर्स्ट फोर्ट नाइट, फर्स्ट फोर्ट नाइट, फर्स्ट फोर्ट नाइट यानी कि फर्स्ट फोर्थ नाइट तक ये सीक्रेशन आते रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकियल सीक्रेशन। फोर्ट नाइट का क्या मतलब होता है, फोर्ट नाइट का मतलब होता है यहाँ पे 2 वीक्स। ग्रीक भाषा में फोर्ट नाइट का मतलब है 2 वीक्स, यानी 14 दिन तक समथिंग ये सीक्रेशन आते हैं। अप टू 3 वीक्स तक भी ये नॉर्मल होते हैं। 3 वीक्स तक भी ये सीक्रेशन क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। कितना अमाउंट होता है इनका, अमाउंट, अमाउंट तो आपको याद रखना है, फर्स्ट वीक के अंदर ज्यादा सीक्रेशन होते हैं। फर्स्ट वीक के अंदर इनका अमाउंट होता है समथिंग 250 ml। समथिंग फर्स्ट वीक के अंदर इनका अमाउंट कितना, 250 ml के समथिंग होता है। लास्ट में फर्स्ट वीक के बाद में इनका अमाउंट धीरे धीरे कम होता हुआ जाता है। चलिए कितने डिवाइडेड, कितने प्रकार में इसको डिवाइडेड किया गया है, कितने टाइप्स में इसको डिवाइडेड किया गया है, देखिए। ये जो सीक्रेशन होते हैं सीक्वेंस से ही बता रहा हूँ। सबसे पहले लोकिया, पहला कौन सा होता है, सीरो 3 टाइप के होते हैं ये। कौन से होते हैं, लोकिया रुब्रा, लोकिया सीरोसा और लोकिया अल्बा। सबसे पहले लोकिया कौन सा होगा, लोकिया रुब्रा, लोकिया रुब्रा। लोकिया रुब्रा के बाद में जो आते हैं उसको हम बोलते हैं लोकिया सीरोसा, लोकिया सीरोसा। और सबसे लास्ट में जो आते हैं उसको हम बोलते हैं लोकिया अल्वा, लोकिया अल्वा के नाम से जानते हैं। क्लियर दोस्तों। तो तीन टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले जो आते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, लोकिया रुब्रा के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे जो आते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, लोकिया सीरोसा के नाम से जानते हैं। और थर्ड नंबर पे जो आते हैं वो लोकिया अल्वा के नाम से जानते हैं। चलिए, ये लोकिया रुब्रा कब तक हो सकते हैं, ये फर्स्ट 4 डेज तक सीक्रेशन हो सकते हैं, 1 से 4 दिन तक। ये सीक्रेशन कब तक हो सकते हैं, 5 से 9 दिन तक के सीक्रेशन हो सकते हैं लोकिया सीरोसा वाले, लोकिया सीरोसा वाले, है ना। और लोकिया अल्वा वाले सीक्रेशन कब तक हो सकते हैं, 10 से 14 या 15 दिन तक सीक्रेशन हो सकते हैं। तो ये लास्ट सीक्रेशन देखने को मिलेंगे, अल्वा वाले सीक्रेशन देखने को मिलते हैं आपको। क्लियर दोस्तों। कैसे पहचानेंगे इनको कि ये लोकिया रुब्रा है, लोकिया सीरोसा है, लोकिया अल्बा है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर, अब देखिए यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है लोकिया रुब्रा का। तो लोकिया रुब्रा का कलर, रुब्रा के अंदर प्रेजेंस में सबसे ज्यादा क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, इसके अंदर सबसे ज्यादा आरबीसी होती हैं। आरबीसी के कारण लोकिया रुब्रा है, उसका कलर चेंज होता है, कैसा होता है, रेड कलर का होता है। कैसा, रेड कलर का सिक्रेशन होते हैं। तो ब्लडी कलर, ब्लडी जो ब्लड वाले सिक्रेशन है, देखिए यहाँ पे ये जो सिक्रेशन है ब्लडी विद फिशी ऑर्डर, यानी कि इसमें ऑर्डर भी आती है, स्मेल भी आती है, फिशी टाइप की स्मेल आती है और ब्लड आता है। तो मैंने बता दिया आरबीसी आ रही है मतलब ब्लड आ रहा है वो, और ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। तो दोस्तों याद रखना है आपको, रेड कलर के जो सिक्रेशन होते हैं उसको रुब्रा बोलते हैं। या फिर आपसे ऐसे ही पूछ सकता है ब्लडी विद फिशी ऑर्डर, तो आंसर क्या होने वाला है इसका, ब्लडी विद फिशी ऑर्डर होने वाला है। लोकिया रुब्रा का ये क्या रहेगा, करेक्टरिस्टिक्स रहेगा। चलिए दूसरा देख रहे हैं, लोकिया सिरोसा का कैसा करेक्टरिस्टिक्स रहेगा, पिंक और ब्राउन कलर के, पिंक और ब्राउन कलर के जो सिक्रेशन होते हैं, पिंक और ब्राउन कलर के सिक्रेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, लोकिया सिरोसा। पिंक और ब्राउन कलर के सिक्रेशन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, लोकिया सिरोसा के नाम से जानते हैं। क्लियर दोस्तों। ये सिक्रेशन 5 से 9 दिन तक आते हैं। तीसरा देख रहे हैं, तीसरा देख रहे हैं कि जो लास्ट वाला है उसके सिक्रेशन कैसे रहते हैं। हलवा का सिक्रेशन जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, येलोइश व्हाइट कलर के सिक्रेशन देखने को मिलते हैं। येलोइश व्हाइट कलर के सिक्रेशन देखने को मिलते हैं, कौन सी कंडीशन में, लोकिया अल्वा वाले कंडीशन में। आई होप के दोस्तों ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। होप शो कि आप
इसको अगर एग्जाम में आए तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। और नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पेल्विस से लिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द डायमीटर दैट इज बीइंग असिस्ट इन द गिवन इमेज। कौन सा डायमीटर इसमें इमेज दिखाई गई है, उस इमेज के अंदर कौन सा डायमीटर आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा डायमीटर दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे इसके अंदर देखिए ये क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला रीजन है, फीमेल का सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला रीजन है ये। अच्छा ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्या है, ये फीमेल की सैक्रम है। ये क्या है, फीमेल की सैक्रम है। ये फीमेल की सैक्रम है, दिखाई दे रही है आपको। और ये एग्जामिनर का हैंड है, तो हैंड देखिए कहाँ है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के लोअर एंड पर है। और कहाँ पर है, सैक्रम के प्रोमोनेंट्री एरिया तक, यानी सैक्रम का जो निकला हुआ पार्ट रहता है वहां तक का जो डायमीटर है, इस डायमीटर को किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों देखियो पेल्विस के डायमीटर, पेल्विस के डायमीटर मैं एक संक्षेप व्यू दे रहा हूं यहाँ पर। पेल्विस के जो डायामीटर होते हैं, पेल्विक के जो डायामीटर होते हैं उनको हम कितने तरीके से चेक कर सकते हैं। उनको हम देखिए चेक करेंगे, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। मैं आज आपको यही बताऊंगा, ओनली और ओनली एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर बताऊंगा, आपको ऑब्लिक और ट्रांसफर डायमीटर नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी फिर, है ना। एंटीरियो पोस्टीरियर भी थोड़ा सा बड़ा है, देख लीजिए एंटीरियो पोस्टीरियर, यानी पेल्विस है तो पेल्विस के आगे से और पीछे तक का डायमीटर है वो कितना डायमीटर होगा। जैसे कि मान लीजिए ये पेल्विस है, और पेल्विस में मान लीजिए यहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस, और पीछे की तरफ ये क्या है, उसका फीमेल का क्या है, सैक्रम है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डायमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है वो कितना होने वाला है, वो कितना होने वाला है, उसी को हम किस नाम से जान रहे हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। क्लियर दोस्तों। चलिए मैं आपको मेंशन भी करता हूं यहाँ पर, मान लीजिए एक पेल्विस है ये, हाँ जी रफली डायग्राम बन रहा है। मान लीजिए ये क्या है, पेल्विस, और पेल्विस की ये अंदर वाली क्या हो गई, आप इसको नाम दीजिए, ये बीच में कैविटी कुछ भी हो सकती है ना। तो अब इस डायमीटर को हम चेक कर रहे हैं। तो अब इसमें देख मान लीजिए आगे की साइड क्या है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, और पीछे की साइड क्या है, ये सैक्रम है, सैक्रम को मान रहे हैं ना। तो अब देखिए, अब यहाँ से डायमीटर देखिए, यहाँ से एंटीरियर आगे से पीछे तक का चेक करेंगे तो इसको तो हम बोलेंगे एंटीरियो पोस्टीरियर। अगर हम इसको ऑब्लिकली चेक करेंगे इस तरह से या इस तरह से इसको चेक करेंगे तो उसको बोलेंगे ऑब्लिक डायमीटर। या फिर हम इसको ट्रांसवर्सली चेक करेंगे तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ पेल्विस। तो सब इसमें हम कौन सा वाला देखने वाले हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर देखने वाले हैं। क्लियर दोस्तों, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, यानी कि ये डायमीटर किस किस के बीच में होता है, डायामीटर बिटवीन, डायामीटर बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड सैक्रल प्रोमोन्ट्री, सैक्रल प्रोमोन्ट्री। प्रोमोन्ट्री का क्या मतलब है, प्रोमोन्ट्री का मतलब होता है यहाँ पे जो सैक्रम का जो निकला हुआ पार्ट है, देखिए डायग्राम के अंदर एक बार, ये जो सैक्रम का निकला हुआ पार्ट है यहाँ तक चेक किया जाता है, कहाँ से, सिम्फाइसिस प्यूबिस से। तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया, सिम्फाइसिस प्यूबिस से और सैक्रम तक अगर हम इसको चेक करें तो इसको एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बोलते हैं। इसके तीन सब डायमीटर होते हैं, कितने, तीन सब डायमीटर होते हैं। चलिए मैं इमेज में एक दिखाने की कोशिश करूंगा, थ्री सब डायमीटर, थ्री सब डायमीटर ऑफ एपीडी, एपीडी, एपीडी बोले तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विस, ऑफ पेल्विस। तो पेल्विस के हम देख रहे हैं यहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जिसके कितने होते हैं, तीन सब डायमीटर होते हैं। चलिए नीचे से याद कर लीजिए इसको, डी ओ टी, डॉट, डॉट से याद कर लीजिए, लेकिन डॉट में डी किधर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। ऊपर से याद कर लेंगे तोड़, टीओडी, तोड़ से याद कर लीजिए। पहला डायमीटर होता है इसका कौन सा होता है इसका, ट्रू कॉन्जुगेट, ट्रू कॉन्जुगेट। पहला डायमीटर कौन सा, ट्रू कॉन्जुगेट। दूसरा डायमीटर कौन सा, ऑब्स्ट्रिक कॉन्जुगेट, ऑब्स्ट्रिक कॉन्जुगेट।
और लास्ट जो बचा नीचे वाला उसको बोलते हैं डायगोनल कंजुगेट। डायगोनल कंजुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट। चलिए मैं इनको डायमीटर भी बता दे रहा हूँ कितने कितने होते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ट्रू कॉन्जुगेट होता है, ये होता है 11 सेंटीमीटर का। ऑब्स्टेटिक कंजुगेट होता है 10 सेंटीमीटर का। और लास्ट डायगोनल कंजुगेट होता है 12 सेंटीमीटर का। कितना? 12 सेंटीमीटर का। 12 सेंटीमीटर। एपीडी पूछा है तो वो ओनली और ओनली 11 का रहेगा, और सब में पूछा है सब डायमीटर मतलब ट्रू कॉन्जुगेट पूछा है तो 11 का रहेगा, और ऑस्टेट कंजुगेट पूछा है तो 10 का रहेगा, और डायगोनल कंजुगेट पूछा है तो उसका डायमीटर कितना होता है? 12 सेंटीमीटर होता है। क्लियर दोस्तों? चलिए मैं एक इमेज में आपको दिखाना चाहता हूँ ये सारे के सारे डायमीटर। मान लीजिए फीमेल का क्या है, मान लीजिए ये है फीमेल का सैक्रम वाला पार्ट। क्या है ये? सैक्रम। और नीचे की तरफ क्या है? ये कॉकिक्स। नीचे की तरफ क्या है? ये कॉकिक्स। तो अब देखिए ये मैं सैक्रम को डिवाइडेड कर रहा हूँ अलग अलग पार्ट के अंदर। सैक्रम को मैंने डिवाइडेड कर दिया अलग अलग पार्ट के अंदर। सैक्रम का देखिए एक रीजन जो निकला हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री। इसको नाम दिया जाता है क्या? सैक्रल प्रोमोन्ट्री। सैक्रल प्रोमोन्ट्री। दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री हो गया, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा क्या? सिम्फाइसिस प्यूबिस। यानी कि आगे की साइड में, फीमेल के आगे की साइड में क्या देखने को मिलता है? सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो दो डायमीटर, सॉरी दो, यहाँ पे हम देख रहे हैं दो डायग्राम को मेंशन मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। इसको आप याद कर लीजिए, ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस और ये है सैक्रल प्रोमोन्ट्री। तो अब इसके डायमीटर किस तरह से चेक करेंगे? ये जो पीछे वाला बोनी लैंडमार्क है ये तो ये ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर हम सैक्रल प्रोमोन्ट्री से एक लाइन ड्रॉ करें और ये लाइन किधर जाए, ये लाइन किधर जाए, चलिए मैं लाइन ही ड्रॉ करता हूं। एक लाइन ड्रॉ करें सैक्रल प्रोमोन्ट्री से, और ये लाइन जाए आपके सिम्फाइसिस प्यूबिस के अपर बॉर्डर पे। कहाँ जाए? अपर बॉर्डर पे। तो इसको तो बोलते हैं ट्रू कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू कॉन्जुगेट। दूसरी लाइन हम पीछे वाला बोनी लैंडमार्क यही रहेगा, यहां से ड्रॉ करें और ये जाए आपके मिड सिम्फाइसिस प्यूबिस पे। इसको बोला जाता है ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट। और तीसरी लाइन अगर हम यहीं से ड्रॉ करें और वो जाए सिम्फाइसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर पे, किधर जाए? सिम्फाइसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर पे, तो उसको बोला जाता है डायगोनल कंजुगेट। तीनों ही डायमीटर हैं ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एपीडी के ही हैं तीन सब डायमीटर, जिसको बोला गया है ट्रू कंजुगेट, ऑब्स्टेटिक कंजुगेट और डायगोनल कंजुगेट। क्लियर दोस्तों? आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। नाम देख लीजिए इनका, मैं पहले भी बता चुका हूं इनके नाम। ये देखिए ट्रू कॉन्जुगेट है, ये ट्रू कॉन्जुगेट है। दूसरा वाला जो मिडिल वाला है वो ऑब्स्टेटिक कंजुगेट है, ये ऑब्स्टेटिक कंजुगेट है। और लास्ट वाला है वो डायगोनल कंजुगेट है। कितना कितना डायमीटर बताया? ट्रू कॉन्जुगेट मैंने बताया आपको 11 सेंटीमीटर का, ऑब्स्टेटिक कंजुगेट बताया मैंने 10 सेंटीमीटर का। तो देख लिया बीच में आ रहा है, तो देखिए डायमीटर भी थोड़ा सा क्या हो गया है? कम हो गया है ना, इसलिए ये इसकी लंबाई कम होती है सबसे। अगर एपीडी में सबसे बड़ा पूछा जाए तो आप आंसर देंगे डायगोनल कंजुगेट, जो कि कितना बड़ा होता है? 12 सेंटीमीटर का। आई होप कि आपको एपीडी के ये डायमीटर क्लियर हुए होंगे, एपीडी के डायमीटर क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही आप याद करते रहिएगा। बूस्टर फैमिली के साथ में आपको सारी की सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। इधर सारी की सारी नर्सिंग की क्लासेस भी होंगी, मैथ रीजनिंग की क्लासेस भी होंगी, हिंदी की क्लासेस भी होंगी, जो आपकी यूपीपीएससी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। सारे के सारे टीचर अवेलेबल होंगे इधर, है ना? जुड़े रहिएगा बूस्टर एनसीपी के साथ में, और सबके अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करवाइएगा सभी के साथ में। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया गया है आपके अबॉर्शन से। ये क्वेश्चन कहाँ से? अबॉर्शन से लिया गया है। ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और नो पेन एंड नो डायलेशन एंड नो सर्विक्स इंडिकेट। चलिए देखिए क्या क्या कह रहा है ये, कुछ सिम्टम्स दे रहा है। अबॉर्शन का एक टाइप है जिसके सिम्टम्स दिए गए हैं, जिसके अंदर बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे, नो कॉन्ट्रैक्शन।
कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन है नहीं यूट्रस के अंदर, है ना। कब है ये? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, और ध्यान रखना है आपको, है ना। कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे। पेन, पेन क्या बताया इसमें? बिल्कुल नहीं है। सर्विक्स का डायलेशन, सर्विक्स का डायलेशन कितना है? वो भी नहीं है भैया, सर्विक्स का डायलेशन भी नहीं है ना। तीनों ही सिम्टम्स नहीं है इसके अंदर। कौन सा अबॉर्शन हो सकता है? कौन से अबॉर्शन को इंडिकेट करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। सिम्टम्स के बेस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ये टाइप कहलाएगा। क्या ये थ्रेटेंड अबॉर्शन होगा? क्या ये थ्रेटेंड अबॉर्शन होगा? थ्रेटेंड अबॉर्शन होगा। ये देखिए बहुत सारे अबॉर्शन है, मैं सबको अभी क्लियर कर दूंगा यहीं पे, सारे के सारे अबॉर्शन को। पहला दिया हुआ है थ्रेटेंड अबॉर्शन, दूसरा दिया हुआ है कंप्लीट अबॉर्शन, तीसरा दिया हुआ है इनएविटेबल अबॉर्शन, चौथा दिया हुआ है मिस्ड अबॉर्शन। चार टाइप दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन से वाले को? थ्रेटेंड अबॉर्शन को। कौन से को देख रहे हैं? थ्रेटेंड अबॉर्शन को। थ्रेटेंड अबॉर्शन होता क्या है? ये थ्रेटेंड अबॉर्शन, तो ध्यान रखना है, थ्रेटेंड अबॉर्शन ओनली धमकी देने वाला अबॉर्शन है ना। थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या है? धमकी देने वाला अबॉर्शन है। ये क्या देता है? धमकी। थ्रेटेंड मीन्स क्या है? धमकी। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं है, ध्यान रखना है आपको। तो ये वही वाला है, ये क्या है? गरज रहा है, बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, बरसेगा नहीं। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन केवल धमकी मिलेगी। ये इसमें क्या है कि अभी अबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंची है कि जहां से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सके। प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सके, वहां तक नहीं पहुंची है। यानी कि इसके अंदर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना क्या है? पॉसिबल है। प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन क्या है इसके अंदर? पॉसिबल होता है। प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन क्या है? पॉसिबल। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम? प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सिम्टम्स कौन से देखने को मिलेंगे इसके अंदर? सिम्टम्स कौन से देखने को मिलेंगे इसमें? नो वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, नो वेजाइनल ब्लीडिंग, या फिर इसी के अंदर लेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। लेस वेजाइनल ब्लीडिंग, या तो ना के बराबर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, या बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम पेन की बात करें, पेन की बात करें, तो पेन इसके अंदर थ्रेटन्ड वाला है, तो इसके अंदर होगा थोड़ा सा। हो सकता है कि पेन बिल्कुल नहीं हो, अगर होगा तो बहुत कम होगा। मिनिमम पेन होगा। कैसा पेन होगा? मिनिमम पेन होगा, लेस पेन होगा, बहुत कम पेन होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, सर्विक्स डायलेशन की बात करेंगे। तो जब अबॉर्शन हुआ ही नहीं है, प्रोडक्ट बाहर ही नहीं आया है, तो सर्विक्स डायलेट क्यों मिलेगी? सर्विक्स कैसी मिलेगी इसके अंदर? क्लोज मिलेगी। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो शायद देखो यही तो सिम्टम्स मैच खा रहे हैं इसके अंदर। वेजाइनल ब्लीडिंग है नहीं, पेन है नहीं, उसको सर्विक्स का डायलेशन हुआ नहीं है, तो कौन सा अबॉर्शन हो गया? थ्रेटन्ड अबॉर्शन हो गया। देखो अपना आंसर तो यही मिल गया, अपना आंसर तो यही मिल गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है आगे। लेकिन तीनों के तीनों रेशनल देख लेते हैं। दूसरा दे रखा है यहाँ पे कंप्लीट अबॉर्शन। दूसरा दे रखा है कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन होता क्या है? कंप्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन होता क्या है आपको पता करना है। कंप्लीट अबॉर्शन होता क्या है? तो कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर आपको पता, ये याद रखना है कि कंप्लीट अबॉर्शन जो होता है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है, एंटायर प्रोडक्ट, एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इज एक्सपेल आउट, एक्सपेल आउट। पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो था, पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो था वो क्या हो गया? एक्सपेल आउट हो गया। और ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट एक्सपेल आउट हो गया, है ना। अंदर कुछ भी नहीं बचा, अंदर कुछ भी नहीं बचा। तो इस टाइप के अबॉर्शन को किस नाम से दिया जाता है? नाम दिया जाता है कंप्लीट अबॉर्शन। क्या नाम दिया जाता है? कंप्लीट अबॉर्शन नाम दिया जाता है इसको। क्लियर दोस्तों? आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। एक और देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है इनएविटेबल अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन। ये थ्रेटन्ड अबॉर्शन जब पढ़ते हैं तो उसी के साथ में आपको ध्यान रखना है इनएविटेबल। इनएविटेबल अबॉर्शन होता क्या है? इनएविटेबल अबॉर्शन,
इसमें क्या है, प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन स्टार्ट हो जाती है, प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन इज स्टार्टेड, स्टार्ट हो गई, एंड एंड रीच कहां तक पहुंच गई, रीच अप टू द लेवल, अप टू द लेवल, अप टू द लेवल वेयर वेयर प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ये प्रोसेस अबॉर्शन की स्टार्ट हो गई और वहां तक पहुंच गई जहां पे अब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। देखो थ्रेटन्ड अबॉर्शन में क्या था, उसमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पॉसिबल था, और इनएविटेबल अबॉर्शन के अंदर क्या है, इसमें प्रेगनेंसी को अब कंटिन्यू करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशन में याद रखना है। एक में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पॉसिबल है, उसका नाम दिया जाता है थ्रेटन्ड अबॉर्शन, और जिसमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है उसको नाम दिया जाता है इनएविटेबल अबॉर्शन। क्लियर दोस्तों, ये आपको शायद हो सकता है। अब इसी के जो मैंने थ्रेटन्ड अबॉर्शन बताया था उसके जो सिम्टम्स बताए थे उसी के जस्ट अपोजिट इसके सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसी के अंदर लास्ट जो ऑप्शन पड़ा हुआ है वो है मिस्ड अबॉर्शन। देख लेते हैं इसको भी, क्यों छोड़ेंगे, नहीं तो नाराज हो जाएगा। मिस्ड अबॉर्शन है ना, होता क्या है मिस्ड अबॉर्शन, तो इसमें आपको पता करना है। मिस्ड अबॉर्शन जो होता है, मिस्ड अबॉर्शन जो होता है ये, इसके अंदर क्या होता है, फीटस की डेथ हो जाती है, फीटस डेथ हो जाती है कहाँ पर, इन यूटेराइन कैविटी के अंदर, यूट्रस के अंदर बच्चे की डेथ हो गई। बट बट जो मदर है, यानी कि जो फीमेल है जिसने ये कंसीव किया था प्रोडक्ट, वो क्या है, मदर इज नॉट अवेयर, नॉट अवेयर अबाउट दिस प्रोसेस, अबाउट दिस प्रोसेस, यानी कि क्या हो गया, बच्चे की अंदर डेथ हो गई लेकिन मदर को अभी पता ही नहीं है इस प्रोसेस के बारे में, मदर को पता ही नहीं है कि उसका बच्चा डेथ हो चुका है। उस प्रकार के अबॉर्शन को बोला जाता है मिस्ड अबॉर्शन। क्या बोला जाता है इसको, मिस्ड अबॉर्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिस्ड अबॉर्शन बोला जाता है। और ये जो मिस्ड अबॉर्शन होता है इसी को हम नाम देते हैं साइलेंट मिसकैरेज। क्या नाम देंगे, साइलेंट मिसकैरेज के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोला हमने साइलेंट मिसकैरेज, इसलिए बोला क्योंकि ये चुपचाप से हो गया, मदर को भी पता नहीं लगा। तो ये सारे के सारे आपके टाइप्स हो गए किसके, अबॉर्शन के। और भी टाइप्स होते हैं, कंटिन्यू क्लास के अंदर हम बताएंगे मैनेजमेंट क्या होता है, क्या क्या इसके कॉज हो सकते हैं, वो सभी आपको रनिंग बैच में पढ़ने को मिलेगा। क्लियर दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का क्वेश्चन है आपका, द इंस्ट्रूमेंट सो इन दी गिवन इमेज इज रिलेटेड टू। आज का एक डायग्राम के साथ में हम, ये आज के सेशन का क्वेश्चन है। इसमें हम दिया गया एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, इस इंस्ट्रूमेंट को कभी यूज करते हैं, किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। इंस्ट्रूमेंट शो इन दी गिवन इमेज इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, सक्शन एवैक्यूएशन से रिलेटेड है, मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन से रिलेटेड है, या मेस्ट्रुअल रेगुलेशन से रिलेटेड है, या फिर स्टेरोसल्फिंजोग्राफी से रिलेटेड है। चार ऑप्शन है आपके पास, आंसर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पता हो तो पहले ही कर दिया करो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में तो आंसर कर ही सकते हो आप, पता है या नहीं है ना। तो दे दिया करो अपने रिव्यू, कैसी है क्लास कैसी नहीं है, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में, जिससे उनका भी बेनिफिट मिल जाए इसको, है ना। अपना ही भला चाहते हो, सबका भला चाहते हैं ना, तो सबके लिए शेयर कर दिया करें इसके लिए। चलिए इसके अंदर देखिएगा, ये जो इमेज दी गई है किससे रिलेटेड है, ये सक्शन इवैक्यूएशन से रिलेटेड है, मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन से रिलेटेड है, या मेस्ट्रुअल रेगुलेशन से रिलेटेड है, या फिर स्टेरोसल्फिंजोग्राफी से रिलेटेड है। चलिए आंसर मैं दे देता हूं, ये आपके रिलेटेड है मैस्टुरेशन रेगुलेशन से। किससे, मैस्टुरेशन रेगुलेशन से। देख लीजिए ये सिरिंज टाइप का एक इमेज देखने को मिल रहा है, यही तो काम की चीज है ना। ये इसमें कनेक्ट करने वाले आगे, चलिए पूरी की पूरी इमेज देख लीजिएगा। देखिए ये सिरिंज का नाम क्या है, ये जो कैनुला है, आगे जो कैनुला अटैच की जाती है इसको बोलते हैं कर्मन कैनुला। क्या नाम देते हैं इसको, कर्मन कैनुला के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कर्मन कैनुला। अच्छा ये कर्मन कैनुला कहाँ यूज करते हैं हम इसको, कर्नल कैनुला अटैच की जाती है कहाँ पे, सिरिंज में,
अटैच करने के बाद में क्या कर देते हैं इसको, कर्मन कैनुला को अटैच करते हैं सिरिंज में, उसके बाद क्या करते हैं, मेस्ट्रुअल रेगुलेशन किया जाता है। मतलब इसको हम ये सर्जिकल मैनेजमेंट है किसका, सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन और कौन से टाइप के अबॉर्शन में हम इसको यूज करते हैं, जो इनकम्प्लीट टाइप का अबॉर्शन होता है उसमें हम यूज करते हैं इसको, इनकम्प्लीट टाइप के अबॉर्शन में यूज करते हैं। या फिर आपसे पूछा जाए दूसरा, हम इसमें और किसमें यूज कर सकते हैं, तो इसको यूज कर सकते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी में। एंडोमेट्रियल बायोप्सी में अगर आपने सेल टिश्यू का बायोप्सी करना है तो वहां से आपको सैंपल लेने की रिक्वायरमेंट रहेगी, जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप कौन सी कैनुला यूज करेंगे, कर्मन कैनुला का यूज करेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में इनकम्प्लीट अबॉर्शन के सर्जिकल मैनेजमेंट भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी है तब भी हम इसको यूज करते हैं। क्लियर दोस्तों, जो कर्मन कैनुला है उसको अटैच कर दिया जाता है कहाँ पे, सिरिंज के आगे की तरफ। तो मेस्ट्रुअल रेगुलेशन में क्या करते हैं, एस्पायरेशन कर लेते हैं, एंडोमेट्रियल कैविटी का क्या कर लेते हैं, एस्पायरेशन कर लेते हैं। एस्पायरेट बोले तो उसको खींच लेंगे, उसको अटैच करने के बाद में कब तक की कैविटी, जो इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है उसमें विद इन 3 वीक्स, यानी 3 वीक्स के अंदर अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको एस्पायरेट कर सकते हैं। और मिस्ड पीरियड। क्लियर दोस्तों, आई होप कि ये समझ में आया होगा। मतलब ऐसी टीम है जिसके अंदर इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो गया है, कुछ प्रोडक्ट बचा हुआ है, उस प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, तो हमें कर्मन कैनुला का यूज करना पड़ेगा, उसको सिरिंज के साथ में अटैच करके और वहां से एस्पायरेट कर दिया जाएगा। क्लियर दोस्तों, या फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी करनी है तब भी हम कर्मन कैनुला का यूज करते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर, द सर्विक्स में बी जेंटली डायलेटेड यूजिंग 4 to 5 mm साइड डायलेटर। मतलब इस प्रोसीजर को यूज करने के लिए डायलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 4 से 5 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट करना पड़ेगा, 4 से 5 सेंटीमीटर डायलेटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 5 से 6 mm कर्मन कैनुला, यानी कि इसका साइज, अगर आप अबॉर्शन में यूज कर रहे हैं तो साइज कितना होना चाहिए इसका, 5 से 6 mm कर्मन कैनुला यूज करते हैं। साइज होता है इसका 5 mm की भी यूज कर सकते हैं, 6 mm की भी यूज कर सकते हैं। इंसर्ट कर दी जाती है और अटैच कर दी जाती है किसके साथ में, 50 ml की सिरिंज के साथ में। सक्शन करना है आपको तो जो प्रोडक्ट आएगा वो 50 ml की सिरिंज में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, इसलिए 50 ml की सिरिंज क्या कर देते हैं, इससे कनेक्ट कर दी जाती है। इसको इंसर्ट करने के बाद में क्या किया जाता है, उस कैनुला को रोटेट किया जाएगा और पुश्ड इन किया जाएगा और आउट किया जाएगा। पुश्ड इन करेंगे, बार बार आउट करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रोक लगाएंगे, हल्का सा प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, आई होप कि आपको कर्मन कैनुला का यूज समझ में आया हो और इस क्लास का मतलब भी समझ में आया। आई होप ये क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो ऐसी ही अगर क्लास आप चाहते हैं तो जल्दी से सभी लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों। चलिए ये आज की क्लास का लास्ट एमसीक्यू था। इसी के साथ सभी को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंडेवर फ्यूचर। आपके बेटर लक के लिए बूस्टर एनसीपी आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देती है और अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा, जल्दी से सिलेक्शन लीजिएगा, जल्दी से अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुजनों का स्वाभिमान बढ़ाइएगा। क्लियर दोस्तों, थैंक यू।